नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस क्लास में आज जानेंगे कि आर्कटिक परिषद क्या होता है। आर्कटिक रीजन्स में कितने देश होते हैं, आर्कटिक रीजन होता क्या है, इसकी संरचना कैसे हुई, इसके सदस्य देश कौन हैं, इसका काम क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम हॉल में आते हैं तो लगता है कि क्या है, तो इसलिए हमने यह प्रण किया है कि 17वीं बीपीएससी या यूपीएससी के लिए पीटी प्लस मेंस के लिए ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढ निकालें, ऐसे टॉपिक को ढूंढ निकालें जो वीवीआई हो और इसमें आप फंस जाते हैं। सीधे हम लोग आते हैं प्रश्न पर कि आर्कटिक परिषद क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्कटिक परिषद एक आर्कटिक सर्कल से जुड़ा हुआ है। आप इस मैप पर देख रहे हैं कि एक सर्कल दिखाई दे रहा है जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया, डॉटेड सर्कल लाइन दिखाया गया है। आखिर ये है क्या? तो पहले इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग ग्लोब पर समझेंगे कि आखिर आर्कटिक परिषद क्यों जरूरी है और क्या है। यह आपको पता है कि यह 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, यह विषुवत रेखा है। लेकिन ठीक हम लोग जाएंगे, थोड़ा कलम को पतला कर लिया जाए, ऊपर में इस जगह पर तो दो और सर्किलें होती हैं, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त होता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो यह वृत्त है, यही वृत्त आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इसके चारों ओर, ग्लोब के चारों ओर होगा। तो इस वृत्त के सर्कल में या इस वृत्त को टच करने वाले जितने भी देश हैं इसके मूल सदस्य हैं। याद रहेगा आपको कि पृथ्वी के ग्लोब का जो आर्कटिक वृत्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल। इस आर्कटिक सर्कल के अंदर शासन करने वाले देश या इस लाइन पर अवस्थित देश या इससे जुड़े हुए देशों को मिलाकर क्या बनाया गया? आर्कटिक परिषद। कब स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई? तो आपको इस मैप से स्पष्ट है कि इस मैप में मूल कितने देश हैं। अगर हम लोग काउंट करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। दूसरा देश आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड, जैसे लोग डेनमार्क भी कहते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया और अलास्का यूएसए। तो हम लोग गिनेंगे यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 इसके मूल सदस्य देश हैं। अब आखिर आर्कटिक परिषद की सदस्यता का रचना का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि यह ऐसे प्रदेश में यह देश है जो पृथ्वी के बाकी क्षेत्रों से, यहाँ से देखेंगे हम लोग तो पृथ्वी के जो निचले घनी आबादी है इससे यह बहुत दूरी पर है और इन जगहों पर आवागमन की जो सुविधा है बर्फीले रास्तों से, समुद्रों से भरा हुआ है। तो यहाँ लोगों में आपसी संपर्क, आपसी सामंजस्य, एक दूसरे को लेकर के आगे बढ़ाना, एक दूसरे के कार्यों में सहभागिता करना, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना, उनके शैक्षणिक, व्यापारिक, साइंटिफिक, एजुकेशनल जितने भी प्रकार के चीज़ें हैं उसमें आपसी सहयोग ही करना, इसका मतलब होता है आर्कटिक परिषद के देशों का। तो आप इस मैप से भी समझे कि आखिर आर्कटिक रीजन्स है क्या। तो यह एक बात और कहेंगे आपको कि अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल के चारों ओर एक सर्कल में, इससे समझ सकते हैं कि यह नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल के चारों ओर जब हम सर्कल बनाएंगे, हम लोग ग्लोब लेंगे, तो ग्लोब के ऊपरी भाग में जो चारों सर्कल है उस सर्कल के ऊपर अवस्थित देश या नॉर्थ पोल के चारों ओर अवस्थित देश 66.5 डिग्री से टच करता हुआ सब आर्कटिक परिषद में आता है। इसके सदस्य देशों का नाम आप बिल्कुल याद रखें। और कुछ हम लोग मैप देखते हैं, आइए। अगला मैप भी आपको देखिए आर्कटिक सर्कल में दिखाएगा। ये आर्कटिक सर्कल है। तो आर्कटिक सर्कल में जिन देशों का शासन है, जिनका डायरेक्ट संबंध है, वहीं आर्कटिक सर्कल है। इसमें भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से रसिया नजर आ जाएगा, यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड दिख जाएगा, यहाँ पर कनाडा दिख जाएगा, यहाँ पर अलास्का यूएस दिख जाएगा। और देश मैंने बताया हूँ 8 सभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सब इसी क्षेत्र में ये देश देखने को मिलेंगे। ये भी आप देखें कि किस तरह से आर्कटिक रीजन को, और इसमें पूरे देशों का नाम, जगहों का नाम, इसको अगर और आप इसको जूम करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। तो यही हमारा नॉर्थ पोल है।
नॉर्थ पोल के आर्कटिक सर्कल के चारों ओर अवस्थित क्षेत्र में जो देश हैं या उनका जो एरिया इसे लगता है, इसे ही आर्कटिक रीजन्स कहते हैं। अब आइए इसके व्याख्यान पर हम लोग इसका पीपीटी पढ़ें और जानिए कि इसमें मूल बातें क्या हैं। तो आर्कटिक परिषद की संरचना कैसी है, क्या है, मैंने इसके बारे में जानकारी बताया कि इसमें रहने वाले 8 सदस्य देश हैं, उनमें समन्वय की भावना सबसे पहली बात है। आर्कटिक परिषद आर्कटिक देशों के साथ ही आर्कटिक के देशज समुदायों, माने जो देश और लगे हुए हैं, और अन्य आर्कटिक निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय, अनुक्रिया बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी यूनिट से निकाय हैं, जिसकी स्थापना 1996 में ओटावा में की गई थी। ओटावा किस राजधानी है? कनाडा की। तो आपसे सवाल आएगा कि आर्कटिक संरचना कब की गई? तो 1996 में ओटावा घोषणा में इसका निर्माण किया गया था। इस परिषद में सदस्य राज्य के रूप में 8 परिध्रुवीय देश, परिध्रुवीय का मतलब होता है नॉर्थ पोल के चारों ओर अवस्थित देश, और यही हमारा 66.5 डिग्री अवस्थित है, ये नॉर्थ पोल है। तो परिध्रुवीय माने क्या होता है? परि माने चारों ओर होता है, तो ध्रुव के चारों ओर देश शामिल है, और इसे आर्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने देशज लोगों जिनके संगठन परिषद में अस्थायी भागीदार हैं कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक कल्याण को प्रोन्नत करने के अधिदेश प्राप्त है। माने सबको इसमें हम लोग इसमें काम करते हैं कि उसके सांस्कृतिक कल्याण को प्रोन्नत करना, अर्थव्यवस्था को डेवलप करना, सामाजिक में सब कुछ आ गया, शिक्षा आ गया, समाज सब कुछ आ गया, इसमें सब काम इसमें किया जाता है। आर्कटिक परिषद सचिवालय स्टैंडिंग आर्कटिक काउंसिल औपचारिक रूप से 2013 में ट्रोम्सो, नॉर्वे में परिचालित हुई। माने इसका जो सचिवालय है कहाँ है? नॉर्वे के ट्रोम्सो में है। इसकी स्थापना आर्कटिक परिषद को प्रशासनिक क्षमता, संस्थानिक अनुस्मरण, संचार में वृद्धि और इस परिषद की गतिविधियों को सामान्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। माने ये जो आपका जो सचिवालय है इन सभी कामों में क्या करता है? काम करता है। परिषद में सदस्य, माने परिषद में कितने लोग होंगे? एक तो पहले जो 8 मूल सदस्य होगा, उसके बाद तदर्थ पर्यवेक्षक देश होते हैं। माने कुछ क्या होता है? पर्यवेक्षण बनाया जाता है कि आखिर ये आर्कटिक सदस्य, इसमें पर्यवेक्षण क्या है, ये इसके लाभ क्या होते हैं, तो लोग पर्यवेक्षण करने, ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं, उसके सदस्य। और अस्थायी भागीदार जो इसमें सर्कल में तो नहीं आते हैं, लेकिन इस सर्कल से जुड़े विकास के कामों में क्या होते हैं? भागीदार होता है, शामिल होता है। तो इसके आप सवाल पूछा सकता है कि आर्कटिक सर्कल में, आर्कटिक परिषद में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो एक तो क्या हो जाएगा? परिषद में डायरेक्ट सदस्य हो जाएगा, पर्यवेक्षक हो जाएगा और अस्थायी भागीदार हो जाएंगे। तीनों अलग अलग है। ऑब्जर्वेशन वाले अलग हो जाएंगे, पार्टिसिपेशन वाले अलग हो जाएंगे और मूल सदस्य अलग हो जाएंगे। आर्कटिक परिषद के सदस्य ओटावा घोषणा पत्र में कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन तथा अमेरिका आर्कटिक के सदस्य देश हैं। 8 देश हैं जो मैंने पहले फिगर में आपको बताया है। अब इसके अतिरिक्त और आइए, अस्थायी भागीदार कौन है? इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो अस्थायी भागीदार 1998 में अस्थायी भागीदारों की संख्या दुगुनी होकर वर्तमान में 6 हो गई है, क्योंकि अल्यूट इंटरनेशनल एसोसिएशन AIA और इसके पश्चात वर्ष 2000 में आर्कटिक अथबास्कन काउंसिल, ये सब क्या है? संगठन है। और गिव्स इन काउंसिल इंटरनेशनल GGI को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। माने ये जो सारे संगठन हैं ये क्या हैं? सभी हमारे अस्थायी भागीदार के रूप में, पार्टी रूप में आ जाते हैं। तो कौन कौन है देख लीजिए, AIA, AAC और GGI। अब आपको कहीं BPSC में सवाल मिले कि क्या है, तो आपका दिमाग चकराएगा नहीं, आपको लगेगा कि यह आर्कटिक परिषद के भागीदार हैं। सवाल दे सकता है तो मिलान कर सकता है। और क्या जुड़ा गया? तो AIA, AAC, GGC, इन्विट सरकम्पोल काउंसिल ICC, ये नया जोड़ा गया है। फिर उत्तरीय स्वदेशी लोगों का रूसी संघ RAIPN और सामी परिषद, माने पहले के 3 और बाद में 3, ये जोड़े गए। आपसे कोई सवाल दे देगा कि इन्विट सरकम्पोलर काउंसिल क्या है,
तो आप कह सकते हैं कि यह आर्कटिक परिषद का भागीदार है, एक संस्था है जो उसके डेवलपमेंट में, उसके अर्थव्यवस्था में, सामाजिक योगदान में क्या करता है, काम करता है। सब संस्थाएं हैं। शामी परिषद भी एक ऐसी संस्था है। अब पर्यवेक्षक अफसर क्या होता है? यह उन गैर आर्कटिक देशों के साथ साथ, माना जो आर्कटिक देश नहीं है, यह उन गैर आर्कटिक देशों के साथ साथ अंतर सरकारी, अंतर संसदीय, वैश्विक, क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय संगठनों के लिए खुला है, जिन्हें परिषद चुनती है कि ये इसके कार्यों में योगदान कर सकते हैं। इनकी स्वीकृति परिषद द्वारा मंत्री स्तरीय बैठक में दी जाती है, जो प्रत्येक 2 वर्षों में होती है। माने पर्यवेक्षक अफसर में जो सदस्य देश हैं 2 वर्षों के लिए चुनाव करते हैं और वो इस विचारधारा पर कायम करते हैं कि कौन इसके विकास में भागीदार हो सकता है। तो उन्हीं को 2 वर्षों के लिए क्या किया जाता है, पर्यवेक्षक अफसर में जगह दी जाती है। अंटार्कटिक परिषद के पर्यवेक्षक मुख्य रूप से परिषद में कार्यकारी समूह के स्तर पर अपना योगदान देते हैं। उन्हें परिषद में कोई मताधिकार करने का अधिकार नहीं होता है। माने जो पर्यवेक्षक अफसर में जिनको शामिल किया जाएगा वो मतदान तो नहीं कर सकते, लेकिन विकास में सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि इसमें जो 2022 तक 13 गैर आर्कटिक राज्यों का पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त है। अब सवाल आ जाएगा कि आर्कटिक प्रदेश में कितने गैर पर्यवेक्षक राज्य हैं, तो 13 2022 तक थे। उसके बाद इसका पूरा सर्वे नहीं हुआ है। तो देख लीजिए जर्मनी कब शामिल हुआ पर्यवेक्षक में, 98 में, नीदरलैंड 1998, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, चीन, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। अब इसको देखने से क्या लग रहा है आपको कि आर्कटिक परिषद एक ऐसा सर्कल हो गया है, एक ऐसा संगठन हो गया है कि जिससे विश्व के लगभग सभी पश्चिमी यूरोपीय देश जो महत्वपूर्ण हैं भारत से जुड़े हुए हैं। इसका लाभ बहुत बड़ा हो सकता है। हम लोग आगे बात करेंगे। तो आर्कटिक परिषद में जो क्षेत्र है वो रिसर्च का बड़ा सेंटर है। आगे भविष्य में और जो खोजें हो सकती है उन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। पर्यवेक्षण, अनुसंधान के लिए ये सब जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्थ पोल पे आपको कोई सर्च करना है, खोज करना है, तो भाई नॉर्थ सर्कल के चारों ओर अवस्थित देश जो आर्कटिक परिषद में, उनसे तो आपको अनुमति लेनी ही होगी। तो इसीलिए पर्यवेक्षण होते हैं, भागीदार होते हैं। तो इस तरह से शामिल होता है। भारत का भी डायरेक्ट संबंध है। भारत भी एक डेवलपमेंट कंट्री है, विकासशील देश है। तो ये भी उन सभी संस्थाओं से जुड़ना चाहता है जहाँ से कहीं ना कहीं उस विकास की यूनिट्स झलक दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें हमारा भारत भी शामिल कब हुआ था? 2013 में। सवाल आ जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भारत आर्कटिक परिषद में कब शामिल हुआ? तो 2013 में। किस रूप में शामिल हुआ? तो पर्यवेक्षक के रूप में इसको दर्जा 2 साल के लिए दिया गया था। तो 13 से गया होगा तो 15 तक रहा होगा, 2 साल तक रहा होगा। अब परिषद की क्रिया विधि क्या होती है, माने जो आर्कटिक परिषद क्रिया विधि क्या होती है? तो परिषद का कार्य मुख्य रूप से 6 कार्यकारी समूहों में किया जाता है। पहला है आर्कटिक संदूषक कार्रवाई कार्यक्रम, ACAP, उत्सर्जनों और अन्य प्रदूषकों के निर्मोचन को घटाने में राष्ट्रीय कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु यह दृढ़ीकरण और सहायक व्यवस्था के रूप में काम करता है। आर्कटिक निगरानी और आकलन कार्यक्रम, देखिए ऐसे भी मान लीजिए कि पॉल्यूशन होता है सबसे बेसी, या क्लाइमेट चेंज का जो माने इस तरह से वातावरण बन रहा है, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? हम लोग कहते हैं कि ध्रुवों का बर्फ पिघल जाएगा। तो ध्रुवों के बर्फ पिघलने के लिए सर्वे कौन करेगा? कई देश जाके वहाँ सर्वे करते हैं, अपने वैज्ञानिकों को बढ़ावा देते हैं। यही इसके बारे में था। दूसरा है आर्कटिक निगरानी और आकलन कार्यक्रम, AMAP। यह आर्कटिक पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र और मानव जनसंख्या की निगरानी करता है और सरकारों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से निपटने में सहायता देने के लिए वैज्ञानिक सलाह देता है। आर्कटिक वनस्पति और जीव जंतु संरक्षण कार्यकारी का भी काम करता है। इसे CAFF सवाल दे देगा कि CAFF क्या है, डायरेक्ट पीटी का सवाल है। तो यह CAFF जो है यह आर्कटिक परिषद के अंतर्गत आर्कटिक वनस्पति और जीव जंतु संरक्षण कार्यकारी समूह है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे कहते हैं हम तो खूब पढ़ते हैं लेकिन ये सब छोड़ देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन डाल देता है UPSC में, लड़के जाते हैं फंस। तो इसलिए हमारे इन क्लासों में आपको आने वाले समय में ऐसे टेढ़े क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो सबका ध्यान नहीं जाता है।
तो आर्कटिक जैव संसाधनों की संवहनीयता सुनिश्चित कर यह आर्कटिक जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य करता है। आपातकालीन निरोध तैयारी और प्रतिक्रिया कार्यकारी समूह ईपीपीआर यह दुर्घटनावश अवमुक्त प्रदूषकों या रेडियो न्यूक्लाइड्स के असर या खतरे से आर्कटिक पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करता है, काम करता है। माने इस प्रकार के जो पॉल्यूशन होते हैं, प्रदूषक होते हैं, तो उनका यह अध्ययन करता है और बचाने में काम करता है। आर्कटिक समुद्री पर्यावरण रक्षा, तो पीएएमई कार्यकारी समूह यह आर्कटिक परिषद की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है जो आर्कटिक समुद्री पर्यावरण की रक्षा और उसके संवहनीय प्रयोगों से संबंधित है। अगर आर्कटिक समुद्र या आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े हुए अगर समुद्र तेजी से पोल्यूटेड होने लगेंगे तो पता है क्या होगा, आपको एक तो समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ता जाएगा, विभिन्न प्रकार के इन क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव हैं, समुद्री जीव हैं, वनस्पतियां क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। आपको याद होगा कि नॉर्वे जो है एक ऐसा संस्था बनाया है वर्ल्ड सीड्स यूनिट का कि वो सोचता है कि अगर भविष्य में कभी पृथ्वी खत्म समाप्त हो जाएगी तो पुनः पृथ्वी कैसे बसे, कैसे हरा भरा हो सके, कैसे वहाँ आबादी आ सके। तो सारे दुनिया के कई प्रकार के सीड्स जानवरों के वहाँ पे कह सकते हैं कि ऊतक के रूप में, टिश्यू के रूप में सब जमा कर रहा है कि अगर पृथ्वी नष्ट हो गई और पुनः सामान्य परिवेश वातावरण में आएगी तो ये सारे सीड्स, सारे जीव क्या हो जाएंगे, पनप जाएंगे। तो ये सब किस एरिया में हो रहा है, आर्कटिक सर्कल में नॉर्वे ही कर रहा है। तो समुद्री पर्यावरण रक्षा बहुत जरूरी है। छठा इसका है कि सतत विकास कार्यकारी समूह, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो वर्क है, तो यह आर्कटिक क्षेत्रों में संवहनीय विकास और समग्र रूप से आर्कटिक समुदायों की दशा में सुधार के लिए कार्य करता है। मतलब कि सतत विकास कार्यकारी समूह भी आर्कटिक सर्कल में अपना काम कर रहे हैं और यह आर्कटिक क्षेत्र में संवहनीय विकास और समग्र रूप से आर्कटिक समुदायों की दशा में सुधार के लिए कार्य करता है। परिषद की कार्य प्रणाली आप शॉर्ट में जान लीजिए कि आर्कटिक परिषद के आकलन और सिफारिशों कार्यक्रम समूहों द्वारा किए गए विश्लेषणों और प्रयासों का परिणाम है। आर्कटिक परिषद के निर्णय 8 आर्कटिक देशों के बीच साथ ही साथ अस्थायी भागीदारों से पूर्ण परामर्श और सहभागिता से सर्वसम्मति से किए जाते हैं। आर्कटिक परिषद का अध्यक्ष पद आर्कटिक देशों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, बदलते रहता है। माने जो भी इसका सदस्य का अध्यक्ष होगा इन्हीं 8 में से होगा और 2 वर्ष के बाद क्या होगा, कार्यकाल इसका बदल जाएगा। आर्कटिक परिषद का अध्यक्ष पद संभालने वाला प्रथम देश कनाडा 96 से 98 था। अध्यक्षता संभालने वाला अगला देश रूस 21 से 23 में था, जो अभी बीत चुका है। आर्कटिक परिषद की उपलब्धियां क्या हैं, माने इतना संगठन बनाने के बाद इसकी उपलब्धियां क्या प्राप्त हुई हैं। तो आर्कटिक परिषद अपने कार्यकारी समूहों द्वारा नियमित रूप से व्यापक अग्रणी पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय और सामाजिक आकलन प्रस्तुत करता है। माने मुख्य रूप से देखेंगे आप तो व्यापक रूप से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय डेवलपमेंट पर काम करता है, लेकिन साथ ही सामाजिक, यहाँ का समाज है उस पर भी क्या करता है, आकलन करता है। परिषद ने 8 आर्कटिक देशों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर वार्ता के लिए फोरम प्रदान किए हैं, जो माने इस पर जो वार्ता होती है। पहला है आर्कटिक में वैमानिक और समुद्री खोज एवं बचाव पर सहयोग समझौता। देखिए वैमानिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर व्यापारिक सूत्र होता है या विमान सेवा होता है, विमान सेवा से हम व्यापार करेंगे। तो वैमानिक और समुद्री खोज बचाव पर सहयोग समझौता वर्ष 2011 की मंत्रिस्तरीय बैठक में न्यू ग्रीनलैंड में इस पर साइन किया गया था। आर्कटिक में समुद्री तेल प्रदूषण तैयारी और प्रतिक्रिया पर सहयोग समझौता, जिस पर किरुना स्वीडन में वर्ष 2013 में मंत्री स्तरीय बैठक में हस्ताक्षर हुआ था। अब आपको सवाल दे देगा कि किरुना समझौता क्या है, सीधे दे दे सवाल कि किरुना समझौता क्या है, कब हुआ था। तो किरुना कहाँ पर है, स्वीडन में 13 में हुआ। यह आर्कटिक क्षेत्रों में समुद्री तेल प्रदूषण पर खोज करने वाला एक समझौता था। सवाल कहीं से कोई डाल सकता है और ये सारे आपको इकोसिस्टम माने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। 15 सवाल लगभग इसे अब डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने पर समझौता किया गया है अलास्का के फेयरबैंक्स में वर्ष 2017 की मंत्रिस्तरीय बैठक में हस्ताक्षर हुए थे। और फेयरबैंक्स कहाँ है भाई, तो अलास्का। अलास्का किस में है,
पहले रसिया का था, अब किसको दे दिया है? यूएसए को दे दिया है। अलास्का अब यूएसए के भाग है, ठीक है ना। ऐसी अलास्का के जरिए ही यूएसए इसमें प्रवेश कर पाया है, नहीं तो कहाँ अमेरिका नीचे है, उसके ऊपर कनाडा है, तो कहाँ इसमें प्रवेश कर पाता। तो अलास्का का जो खरीद लिया रूस से आइलैंड्स, तो उसके माध्यम से अब अमेरिका भी यहाँ शामिल हो गया है। जानकार ये बताते हैं कि आर्कटिक परिषद में अस्थायी भागीदारी को कायम रखने के लिए ही अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था रसिया से, सोवियत संघ से। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने पर समझौता अलास्का के फेयर बैंक्स वर्ष 2017 में मंत्रिस्तरीय बैठक में साइन किए गए थे। और देखिए इसके बारे में, अब देखिए सीधे इसका भारत से क्या जुड़ाव है, सवाल दे देगा कि आर्कटिक परिषद में भारत का क्या मतलब है, क्या हित है। तो भारत ने आर्कटिक महासागर के लिए अपना प्रथम वैज्ञानिक अभियान वर्ष 2007 में शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान आधार नी अलेसुंड स्वालबार्ड नॉर्वे में जुलाई 2008 में अपना एक अनुसंधान बेस हिमाद्री हिमनद विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और जैविक विज्ञान विश्वविद्यालय कार्य के लिए खोला। माने भारत कह सकते हैं तो इस क्षेत्र में हिमाद्री के रूप में, एक संस्था के रूप में क्यों खोजा भाई? तो हिमनद विज्ञान क्या होता है, ग्लेशियर संबंधित विज्ञान के बारे में जानकारी के लिए, वायुमंडलीय विज्ञान और जैविक विज्ञान विश्व में अध्ययन कार्यों के लिए अपना एक संस्थान हिमाद्री खोला था। आर्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या उद्देश्य है यहाँ? आर्कटिक ग्लेशियरों और आर्कटिक महासागरों के तलछट और मूल रिकॉर्डों का विश्लेषण कर आर्कटिक जलवायु और भारतीय मानसून के बीच परिकल्पित टेली कनेक्शन का अध्ययन करना है। देखिए स्पष्ट है कि यहाँ के आर्कटिक महासागर तलछट मूल रिकॉर्ड का विश्लेषण भी करता है, लेकिन मूल रूप से है भारतीय मानसून के बारे में सही जानकारी के लिए भी यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। वो आपको मैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति में बताऊंगा कि दक्षिणी दोलन क्या है, ऊपर से क्या इसका संबंध है, कई प्रकार की जो हमारी ठंडी जैसे आपको हवाएं चलती हैं तो उसका रीजन्स क्या है, जैसे जेट स्ट्रीम का प्रभाव क्या पड़ता है, तो जेट स्ट्रीम तो ऊपर ही वायुमंडल में चलती है, तो उस सबका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। सैटेलाइट डेटा का प्रयोग कर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में वैश्विक तापमान के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए आर्कटिक में समुद्री बर्फ के लक्षण को प्रस्तुत करना है। मैंने कैसा बर्फ है, कैसा पिघल रहा है, इसके सारे बारे में अध्ययन भारत करता है। समुद्री स्तर में परिवर्तन पर ग्लेशियरों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्कटिक ग्लेशियरों की गतिविधि और द्रव्यमान संतुलन पर अनुसंधान करना भी इसका काम है। आर्कटिक की वनस्पति और जीव जंतुओं और मानव केंद्रित गतिविधियों पर उनकी प्रतिक्रिया का एक व्यापक आकलन करना। इसके अतिरिक्त दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवन के रूपों में तुलनात्मक अध्ययन करना भी क्या है, माना उत्तरी ध्रुव पर कैसा जीवन है, दक्षिण ध्रुव पर कैसा जीवन है। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के बारे में जानना, दक्षिण ध्रुव के बारे में जानेंगे। आर्कटिक की बर्फ के पिघलने से उत्पन्न वैश्विक तापमान के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए पैदा हो रहे नए अवसर और चुनौतियों के आलोक में भारत आर्कटिक क्षेत्र की गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान दे रहा है। देखिए यहाँ पर दो बातें कही गई कि जो बर्फ पिघल रहा है तो उसे अवसर मिल रहा है और चुनौतियां भी मिल रही हैं। अवसर क्या है? अगर आर्कटिक के बर्फ पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो इससे किस प्रकार के कार्यों किया जा सकता है, एक अवसर। लेकिन चुनौतियां ये हो गई कि जब तटों पर जलस्तर बढ़ेगा तो उसको कैसे बचाया जा सकता है। एक ही चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, कोरोना ने बहुत बड़ा अवसर दे गया। बहुत चीजें हम लोग क्या करते थे, भारत में टीका नहीं जल्दी बनता था, भारत ने टीका बना के पूरे दुनिया के देशों को बांटा। पीपीटी किट नहीं बनता था, पूरे भारत में ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत कम बनते थे, जगह जगह खुल गए। तो आपदा में अवसर खोजना कोई भारत से सीखे। तो वही कह रहा है कि अगर बर्फ पिघलेंगे, चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो कुछ अवसर भी क्या होंगे, मिलेंगे। अब इसका व्यवसायिक और रणनीतिक हित क्या होता है, आर्कटिक परिषद का व्यवसायिक और रणनीतिक हित क्या है, इसके बारे में जान लें। आर्कटिक क्षेत्र खनिजों और तेल तथा गैस के मामले में काफी समृद्ध है। सवाल दे देगा क्या आर्कटिक क्षेत्र में तेल गैस है, तो बहुत लोग मार के चले आएंगे, नहीं, लेकिन यहाँ पर भरा हुआ है, समृद्ध क्षेत्र है ये।
वैश्विक तापमान के कारण आर्कटिक के पिघलने से नए जहाजरानी मार्गों के खुलने की संभावना है, जो वर्तमान दूरी को कम करेगा। यहीं देखिए क्या हो गया, अवसर हो गया कि जो चीज ग्लेशियरों से बर्फ से बंद थे, अगर बर्फ पिघल गया तो उसमें जहाजरानी जहाज क्या होगा, आवागमन शुरू हो जाएगा और इन क्षेत्रों में पहुंचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायिक दोहन में दावा करने की उम्मीद से देश की आर्कटिक होप परियोजना में गतिविधियां जारी है। माने यहाँ पर कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसको खोजने से मानव जीवन क्या होगा, आसान होगा। आर्कटिक परिषद आर्कटिक में संसाधनों के व्यावसायिक दोहन का निषेध नहीं करती, मतलब कि यहाँ पर व्यावसायिक काम के लिए खोज करना को बैन नहीं किया गया है। यह केवल एक यह सुनिश्चित करती है कि यह कार्य संवहनीय तरीके से स्थानीय लोगों के हितों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय पर्यावरण सामंजस्य के साथ किए जाएं। सवाल घुमा के दे सकता है कि क्या आर्कटिक परिषद में ध्रुवीय क्षेत्रों में हम लोग खनिजों का दोहन कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के पर्यावरण और लोगों को ध्यान रखते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए। इसलिए आर्कटिक क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए भारत को आर्कटिक परिषद में अर्जित पर्यवेक्षक स्तर का लाभ उठाना चाहिए और आर्कटिक में और अधिक निवेश पर विचार करना चाहिए। तो भारत का इसका सीधा सा मतलब है कि भारत चाहे तो आर्कटिक प्रदेश में क्या कर सकता है, अपना निवेश कर सकता है, खोज कर सकता है, वहाँ के लोगों के से सामंजस्य स्थापित करते हुए लीज पर कुछ जगह लेकर, जमीन लेकर क्या कर सकता है, वहाँ पर चीज़ों को खोज सकता है और बना सकता है। तो आज के क्लास में आपको हमने बताया कि आर्कटिक परिषद क्या है, कहाँ है, कितने सदस्य हैं, ऑब्जर्वेशन वाले कौन हैं और भागीदार कितने हो सकते हैं, इसका कार्यकाल क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, भारत के इसका संबंध क्या है। तो यह इसमें कई पीटी के सवाल सिर्फ न हल होंगे, बल्कि आपको पूरी तरह से अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा मेंस में कि आर्कटिक परिषद क्या है, तो आप इसका पूर्णतः उत्तर लिखने में सक्षम होंगे, मुझे उम्मीद है। और आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।